बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो फेडरल एक्साइज एक्ट के हवाले से तीसरा लेक्चर है, जिसमें चैप्टर 2 सेक्शन 3 से लेकर 6 तक लेवी कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी। आज का ये लेक्चर फेडरल एक्साइज एक्ट को समझने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ख़ास तौर पर वो लोग जो बिल्कुल नए हैं और उनको अभी तक यही नहीं पता चला कि हम ये जो टैक्सेशन लाज या फिस्कल लाज पढ़ रहे हैं इनका बेसिक मकसद क्या है। और कुछ लोग अभी भी ये पूछते हैं कि सर ये इनकम टैक्स कब लगेगा, ये सेल्स टैक्स कब लगेगा, ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी कब पेएबल होगी। एक ही लॉ हो जाता, उसी में सब कुछ हो जाता। चले इनकम टैक्स तो फिर थोड़ा सा समझ आ जाता है कि जी ये आमदनी के ऊपर लगेगा। लेकिन एक बंदा जब कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करता है, फैक्ट्री लगाता है, बनाता है, फिर उस चीज़ को बेचता है, बेचने के बाद उस पर प्रॉफिट भी कमाता है, तो उस सूरत में उसको फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी देनी पड़ती है, सेल्स टैक्स भी पे करना पड़ता है और इनकम टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही रेज़ होता है कि सर ये जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी आखिर ये है क्या चीज़ और ये पे कब करनी है। आज के इस लेक्चर में हमने यही चीज़ समझनी है कि आखिर ये ड्यूटी पे कब की जाएगी। डेफिनेशन क्लास में हम एक चीज़ समझ चुके हैं कि ड्यूटी का मतलब यहाँ पर क्या है। आम तौर पर ड्यूटी का मतलब होता है कोई ज़िम्मेदारी पूरी करना, जी वो ड्यूटी पे चला गया है जनाब, पुलिस वाला ड्यूटी पे खड़ा होता है। यहाँ पर ड्यूटी का मतलब वो अमाउंट, वो सम, वो टैक्स, वो पैसे, वो रकम जो हम इस कानून के तहत फेडरल गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ड्यूटी। सेक्शन 3 है ड्यूटी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी लेविड। सेक्शन 3 duties specified in the first schedule to be levied। देखिए सेक्शन 3 ने सिंपल जो ये सारा मामला उठाया, ये उठाकर डाल दिया किसके ऊपर, फर्स्ट शेड्यूल के ऊपर। लेकिन देखिए अभी भी असल बात हमें समझ नहीं आई। यहाँ पर है कि जो फर्स्ट शेड्यूल में ड्यूटीज़ बताई गई हैं वो अदा की जाएंगी। ओ भाई वो अदा कब की जाएंगी वो अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ कि किस चीज़ के ऊपर आप वो अदा करेंगे। लेकिन ये फर्स्ट शेड्यूल क्या है ये मैंने बिल्कुल आपको पहले भी क्लियर किया कि लॉ के अंदर ना तो कोई लिस्ट लगाई जाती है, ना कोई टेबल लगाया जाता है, ना कोई फॉर्म लगाया जाता है, ना ही कोई मैप लगाया जाता है। और अगर ज़रूरत महसूस हो तो जहाँ पर लॉ के सेक्शन का पोर्शन कंप्लीट होता है उसके साथ कुछ शेड्यूल यानी कि ज़मीमें लगा दिए जाते हैं, उसमें सारी तमाम लिस्ट, फहरिस्त और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ऐड कर दी जाती हैं। अब किस चीज़ के ऊपर कितना फेडरल एक्साइज ड्यूटी आपने पे करना है, ये शेड्यूल 1 जब आप 49 सेक्शन कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आपको फर्स्ट शेड्यूल नज़र आएगा। उसके अंदर आपको 2 टेबल नज़र आएंगे, एक टेबल के अंदर गुड्स का जिक्र होगा और एक टेबल के अंदर सर्विसेज का जिक्र होगा। और उसमें लिखा होगा कि कितने गुड्स पैदा करने पर कितना अमाउंट ऑफ ड्यूटी आपने पे करना है, या कितने लोगों को या किस तरह सर्विसेज प्रोवाइड करने पर आपने जो ड्यूटी है वो पे करनी है। लेकिन क्वेश्चन अभी भी हमारा वहीं पे है जिसका जवाब हमें मिलेगा कि जो ड्यूटी है ये किन चीज़ों पर पे की जाएगी। तो पहले जहन में रखें गुड्स पर और सर्विसेज पर। ये जो ड्यूटी है ये गुड्स पर भी पे की जाएगी और सर्विसेज पर भी पे की जाएगी। अब देखें क्या ये गुड्स को सेल करने पर होगी। जो टैक्स गुड्स को सेल करने पर दे दिया जाता है वो होता है सेल्स टैक्स। यहाँ पर सेल करने वाली हम बात ही नहीं कर रहे, ना सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं। कौन से गुड्स, वो गुड्स जो प्रोड्यूस्ड आर मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। सबसे पहले गुड्स प्रोड्यूस्ड आर मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। तो एक चीज़ अब हमें क्लियर हो गई थी थोड़ी सी
कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी दर हकीकत हर उस चीज़ पर अदा की जाएगी जो पाकिस्तान में बनाई जाती है, पैदा होती है या बनाई जाती है। क्या बनाया जाता है? अगर यहाँ पे कोई आलात जराही बनाए जाते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम कहते हैं, तो उसके ऊपर क्या पे करना पड़ेगा आपको? फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ेगा। कोई इलेक्ट्रिक की चीज़, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़, जो भी चीज़ पाकिस्तान में, अब ये देखें लफ्ज़ क्या आया? मैन्युफैक्चर। कल हम पढ़ चुके हैं कि मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है? री मैन्युफैक्चरिंग भी इसमें आ जाएगा, रिकंडीशनिंग भी इसी में आ जाएगा। तो पाकिस्तान में कोई भी चीज़ री मैन्युफैक्चर होगी, रिकंडीशन होगी, असम्बल होगी, तो वो सब कुछ किस में फॉल करेगा? मैन्युफैक्चरिंग में। और हर चीज़ जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होगी उसके ऊपर हमने क्या पे करना है? हमने गुड्स के ऊपर जो है वो पे करनी है ड्यूटी। लेकिन किस असूल के मुताबिक? वो असूल जो फर्स्ट शेड्यूल में जो रेट दिया गया है कि जनाब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 ईंटें बनाएंगे तो आपने इतना ड्यूटी पे करना है, अगर आप इतने पंखे बनाएंगे तो आपने इतनी ड्यूटी पे करनी है, अगर आप इतनी बॉटल्स बनाएंगे, इतने सिगरेट्स बनाएंगे तो उसके ऊपर इतनी ड्यूटी आपने पे करनी है। तो हर वो चीज़ जो पाकिस्तान में क्या होती है? मैन्युफैक्चर। दूसरी चीज़ है गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान। गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान, ना सिर्फ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, बल्कि जो गुड्स हम पाकिस्तान में इंपोर्ट करेंगे उसके ऊपर भी क्या है? उसके ऊपर भी हम ड्यूटी पे करेंगे। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें, यहाँ पे जब एक लफ्ज़ लिखा हुआ है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनल डेस्टिनेशन इन टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान में गुड्स ले आए और पाकिस्तान के एरियाज़ को हमने दो किस्म के एरियाज़ में डिवाइड कर दिया, टैरिफ, नॉन टैरिफ। टैरिफ जहाँ टैक्स एप्लीकेबल, नॉन टैरिफ जहाँ पर ये ड्यूटी एप्लीकेबल। जब उसने लिखा कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डेस्टिनेशन, तो मतलब जब इंपोर्ट कर लिया, चाहे वो इंपोर्ट करके नॉन टैरिफ एरिया में भी लेकर जाना है तब भी आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने क्लियर कर दिया कि इंपोर्ट होगी चीज़, डेस्टिनेशन का मतलब नहीं है, आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। दो चीज़ें होंगी। सच गुड्स एज द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट, गुड्स नोटिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट। एक हो गया प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड, एक हो गया इंपोर्टेड, और तीसरे नंबर पर वो गुड्स जो नोटिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट किसी भी गुड्स के हवाले से नोटिफिकेशन दे सकती है कि जनाब इसके ऊपर आप क्या करें, इसके ऊपर आप फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो पे करें, तो तमाम गुड्स के ऊपर ये चीज़ पे की जाएगी। अब देखें, अगर तो फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया कि इतनी मिकदार, इतनी तादाद, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं बताया गया तो 15% एड वैलोरम, जो आपका ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी होता है वो कितना होता है? 15% एड वैलोरम। एड वैलोरम का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द गुड्स, कि जितने के गुड्स आप प्रोड्यूस करेंगे, अगर 1 करोड़ रुपए के गुड्स आप प्रोड्यूस करते हैं तो 15 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा, अगर शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड नहीं है। तो जब आप शेड्यूल 1 पढ़ेंगे वहाँ पर लिखा होगा जी कुछ बेवरेजेस पे 50% अमाउंट देना पड़ता है, किसी पे वो इससे ज़्यादा भी हो जाता है। बट जो स्पेसिफाइड नहीं है और पाकिस्तान में वो चीज़ पैदा हो रही है, प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर हो रही है, तो उस सूरत में कितना आपने देना है फेडरल एक्साइज ड्यूटी? 15%। अच्छा, अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो चलो रजिस्टर्ड का तो हम 15% ले लेंगे। अब अगर एक बंदा है वो अनरजिस्टर्ड है और पता चला है कि जनाब ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है इसने ड्यूटी पे नहीं की, तो अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन ड्यूटी पे ना करे तो फिर क्या होगा? फिर इस 15% के साथ प्लस 2% एडिशनल उसको पे करना पड़ेगा। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, उसके लिए क्या है? तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है
and services specified in that further duty at the rate of 2% of the value in addition to the rate specified in the subsection 1 of this section, subject to the provision of subsection 3 of section 6. Any notification issued under where excisable goods and services are supplied to a person who has not obtained registration number, जिस शख्स ने रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल नहीं किया और वो कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करेगा तो उसको 15 नहीं, उसको क्या देना पड़ेगा, 15 के साथ 2% एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर अभी तक जो चीज़ आपको अच्छे तरीके से जहन नशीन होनी चाहिए कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी गुड्स पर भी पे होती है और किस पर पे होती है, सर्विसेज। गुड्स प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड इंपोर्टेड आर नोटिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और अमाउंट कितना है, 15% एड वैलोरम। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो 2% एक्स्ट्रा, और अगर फर्स्ट शेड्यूल में बता दिया गया है तो रेट कौन सा होगा, फर्स्ट शेड्यूल वाला। उसमें मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट शेड्यूल में रेट्स कैसे हैं, कहीं पे 50%, कहीं पर मिकदार पे, कहीं पर तादाद पे, कहीं पर कुछ। अच्छा, एक और तरीकाकार उसने बताया है कि ये जो ड्यूटी है ये तो खैर जो कस्टम्स एक्ट है 1969 उसके असूल के मुताबिक जो है वो इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर ड्यूटी ली जाएगी, जो अमाउंट वगैरह उसके असूल के मुताबिक होगा। अब एक और तरीकाकार वो बता रहा है, और वो तरीकाकार ये बता रहा है कि एक तो ये है कि जो गवर्नमेंट है, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वो आपको ड्यूटी चार्ज करेगा आपकी प्रोडक्शन के ऊपर। किसके ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर। यहाँ पर आर है, अगर प्रोडक्शन के ऊपर वो चार्ज आपको नहीं करता तो फिर किसके ऊपर चार्ज कर सकता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स, मशीनरी, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, और एस्टेब्लिशमेंट एटसेट्रा। और एक और इसकी ऑप्शन है फिक्स्ड रेट। मतलब क्या हुआ, देखें, जब भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो हर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की एक कैपेसिटी होती है। मैं एक कार्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता हूँ और उसमें कैपेसिटी है कि ये प्लांट जो है वो एक साल में 1000 कार प्रोड्यूस कर सकता है। अब गवर्नमेंट देखती है कि यार ये बंदा जो है ये तो हमेशा 1000 से ज़्यादा गाड़ियां क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, तो लिहाजा इस पर प्रोडक्शन के हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से क्या किया जाए, ड्यूटी इम्पोज की जाए। और एक और शख्स है जिसने प्लांट तो लगा लिया, अब देखें हम मुझसे ये ले क्यों रहे हैं कि भाई तुमने ये प्लांट लगाया पाकिस्तान की सरजमीन पर, हमारे रिसोर्सेज यूज़ किए, और फिर वो उस पर प्रोडक्शन पता नहीं देता है नहीं देता, तो गवर्नमेंट कहती है भी जब आपने 1000 गाड़ी का प्लांट लगाना है तो आपने इतना टैक्स पे करना, गाड़ी प्रोड्यूस करो या ना करो। अब ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उस पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स लगा सकती है, या वो एक फिक्स रेट कि भाई आप कम चीज़ बनाएं, ज़्यादा चीज़ बनाएं, कुछ करें, इतना अमाउंट ऑफ टैक्स क्या है। जैसे अक्सर गवर्नमेंट जो है वो अपने कोई देती है, मामलात वगैरह करती है, तो वहाँ पर एक परमानेंट रेट हो जाता है कि जनाब आप जो प्रोडक्शन जितनी करना चाहते हैं आप कर लें, हमें इतना अमाउंट आपने टैक्स की सूरत में, ड्यूटी की सूरत में पे करना है। तो एक ये तरीकाकार हो गया कि नंबर ऑफ़ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के मुताबिक आपको एड वैलोरम, उसकी वैल्यू के मुताबिक, या कैपेसिटी के मुताबिक। तो ड्यूटी कैसे पे होगी, वैल्यू एड वैलोरम 15% के लिहाज से, या प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिहाज से, या किस रेट के ऊपर, फिक्स रेट के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो ड्यूटी लगा सकती है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ इसमें और, सर्विसेज प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग द सर्विसेज ओरिजिनेटेड आउटसाइड पाकिस्तान रेंडर्ड इन पाकिस्तान। सर्विसेज कौन सी, सर्विसेज जो सबसे पहली बात है कि प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान, जो भी सर्विसेज प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान है आपको उस पर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, पहली चीज़। अब देखिए, हम अक्सर जो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं
क्या वो पाकिस्तान ओरिजिन ही है या कुछ ऐसी कंपनी जो मल्टीनेशनल है जिनके जो हेड ऑफिसेज ओरिजिन जो है वो किसी बाहर के मुल्क में है और वो सर्विस हम यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर। जोंग कहाँ की कंपनी है, आई थिंक तो चाइना की है, हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, सर्विसेज पाकिस्तान में। तो अब जो चाइना की है तो उसका क्या है कि वो कहता है कि ओरिजिन या उसकी ओरिएंटेशन आउटसाइड पाकिस्तान है। ऑल दो सर्विसेज ओरिजिनेटेड आउटसाइड पाकिस्तान बट प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान। चाहे वो ओरिजिनेट आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान हो बट अगर वो पाकिस्तान में प्रोवाइड की जाएंगी, इन सच अ केस हम क्या करेंगे जनाब, इन सच अ केस हम वो सर्विसेज जो हैं वो उनके ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी चार्ज करेंगे। गुड्स के ऊपर चार्ज हो गई, सर्विसेज के ऊपर चार्ज हो गई। सर्विसेज या पाकिस्तान में ओरिजिनेट होकर प्रोवाइड हुई या बाहर ओरिजिनेट होकर पाकिस्तान में प्रोवाइड हुई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला सवाल आ जाएगा, ये तो हुआ कि किस चीज़ पर ड्यूटी पे करनी है, गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस्ड या फेडरल गवर्नमेंट बताया या इंपोर्टेड, और कितना अमाउंट पे करना है, वो 15% के हिसाब से। अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो 15 जमा 2%। गवर्नमेंट चाहे तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर, गवर्नमेंट चाहे तो फिक्स रेट के ऊपर। क्या पढ़ा पहले कि टैक्स किन चीज़ों पर होगा, टैक्स कितना होगा। तीसरी बात, ओ भाई देगा कौन। अब तीसरी बात कौन सी है, टैक्स देगा कौन। टैक्स देगा कौन का मतलब द लायबिलिटी टू पे ड्यूटी। किसके ऊपर है, लायबिलिटी टू पे ड्यूटी। ये ड्यूटी अमाउंट पे करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। कहता जी कि अगर तो क्वेश्चन है प्रोड्यूस्ड एंड मैन्युफैक्चर गुड्स का, तो फिर कौन बंदा देगा, जो बंदा उसको क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर। सिंपल हो गया ना जनाब। मैन्युफैक्चरिंग की सूरत में कौन पे करेगा, जो मैन्युफैक्चर। इंपोर्ट की सूरत में कौन पे करेगा, द पर्सन हु इंपोर्ट्स। इंपोर्ट की सूरत में द पर्सन हु इंपोर्ट्स। और इन केस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड रेंडर्ड इन पाकिस्तान ऑफ द पर्सन प्रोवाइडिंग एंड रेंडरिंग सच सर्विसेज प्रोवाइडेड वेयर सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय पाकिस्तान आउट ऑफ पाकिस्तान, द रेसिपिएंट ऑफ सच सर्विस इन पाकिस्तान शैल बी लायबल टू पे ड्यूटी। कहता जी कि अगर तो प्रोवाइडेड एंड ओरिजिनेटेड किधर है, इन पाकिस्तान, तो डेफिनेटली कौन पे करेगा, पर्सन प्रोवाइडिंग एंड ओरिजिनेटिंग। और अगर वो किधर है, पाकिस्तान से बाहर, अब वो प्रोवाइडर ओरिजिनेटर तो बाहर बैठा है भाई, तो अब कौन है, रेसिपिएंट। आपने याद रखना लफ्ज रेसिपिएंट इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में उस सर्विस को रिसीव करेगा वो उसका क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। लेकिन अब एक क्यूरी यहां पे ओरिजिनेट होती है जो हमने इधर ही क्लियर करनी है। कौन से वाली जनाब, वो ये है कि हमने कल पढ़ा था एक टैरिफ एरिया और एक नॉन टैरिफ एरिया। हमने ये कहा था कि टैरिफ एरिया में अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस होगी तो उसके ऊपर ड्यूटी पेएबल है। अगर नॉन टैरिफ एरिया में कोई चीज़ आप प्रोड्यूस करेंगे तो नॉन टैरिफ का मतलब है कि वहाँ पर ये ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है। साथ हमने ये पढ़ा कि अगर कोई शख्स नॉन टैरिफ एरिया में एक चीज़ प्रोड्यूस करता है और फिर उसको किधर भेज देता है, टैरिफ एरिया में, तो फिर तो ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ये तो हमें समझ आ गई। लेकिन मसला ये है कि ड्यूटी पे किसने करनी है। हमने कहा कि जनाब मैन्युफैक्चर की सूरत में कौन पे करेगा, पर्सन मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पर अगर एक गुड्स, सवाल को समझिएगा कि अगर एक गुड्स नॉन टैरिफ एरिया में प्रोड्यूस होता है और लाया जाता है यूज़ के लिए टैरिफ एरिया में, तो टैक्स या ड्यूटी जो उसके ऊपर पे होनी है, क्या वो शख्स जो प्रोड्यूस कर रहा है वो, या वो शख्स जो उसको यहाँ पर ला रहा है वो, कौन ड्यूटी पे करेगा। इन केस ऑफ गुड्स
produced or manufactured in non-tariff areas and brought to the tariff areas for the sale or consumption therein of the persons bringing or causing to bring। तो अगर क्या हुआ, लाइबिलिटी की बात ही मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि एक चीज प्रोड्यूस हुई, प्रोड्यूस कहां पर हुई, नॉन टैरिफ एरिया। नॉन टैरिफ एरिया में फिर क्लियर होगा कि जहां पर टैक्स नहीं लगता, और लाई गई कहां पर, टैरिफ एरिया में। तो टैरिफ एरिया में जो पर्सन ब्रिंगिंग है या ला रहा है, आर काजिंग टू ब्रिंग, ब्रिंगिंग और काजिंग टू ब्रिंग का मतलब क्या है, ब्रिंगिंग वो खुद ही लेके आ रहा है और काजिंग टू ब्रिंग मंगवा रहा है। जो मंगवा रहा है या जो ला रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगा, वो इसके ऊपर टैक्स पे करेगा। तो अब हमने पढ़ लिया कि टैक्स किस चीज़ पर होगा, कितना होगा और टैक्स कौन पे करेगा। सेक्शन 3 ने हमें मेन 3 ही बातें बताई। कौन कौन सी, कि टैक्स किस चीज़ पर होगा, गुड्स और सर्विसेज पर। कौन से गुड्स पर होगा, जो प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर इंपोर्टेड आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। कौन सी सर्विसेज, जो प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान आर ओरिजिनेटेड इन आउटसाइड पाकिस्तान बट प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान, इसके ऊपर आपने क्या करनी है, ड्यूटी पे कर। वो कितनी पे करनी है, जनरली 15% एड वैलोरम या शेड्यूल 1। अगर वहां पर कुछ नहीं है तो फिर अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन ये सर्विसेज या गुड्स पर जो है वो मैन्युफैक्चर करेगा तो 15% जमा 2% उसके साथ इजाफी। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये रेट की बजाय प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर ये ड्यूटी पेएबल कर दे, या फिर फिक्स रेट लगा दे कि जनाब इतनी ड्यूटी। तो कौन भी हो गया, किस चीज़ पर ड्यूटी पे करनी है, कितनी ड्यूटी पे करनी है और कौन पे करेगा। मैन्युफैक्चरिंग की सूरत में जो मैन्युफैक्चर करता है, इंपोर्ट की सूरत में जो इंपोर्ट करता है, सर्विसेज पाकिस्तान में प्रोवाइड करने की सूरत में जो पाकिस्तान में प्रोवाइड करता है, और अगर बाहर से है तो रेसिपिएंट करेगा। और अगर एक चीज़ नॉन टैरिफ एरिया से टैरिफ एरिया में आई है तो जो शख्स उसको लाएगा वो उसके ऊपर क्या करेगा, वो उसके ऊपर ड्यूटी पे करेगा। ये सिंपल सी बात है सेक्शन 3 के अंदर कि जनाब कलेक्शन, पेमेंट, लेवी किस बुनियाद पर ये नाफिज की जाएगी, किस तरह, किस रेट पर कलेक्ट की जाएगी, किस शख्स से ये चीज़ कलेक्ट की जाएगी।